वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जिनियर जो आज हम करेंगे वो है आपका AS4 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डे। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम पहली बार AS करने जा रहे हैं, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर्स तो काफ़ी किए हैं, जैसे कि आपका इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, ESOP, NBFC, बाईबैक, लेकिन AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज हम वेरी फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी AS हमें क्या कर लेना चाहिए, एक बार AS के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन कि AS कौन इशू करता है और AS कितने इशू हुए हैं। तो लेट्स रीड आउट। द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी अपना ICAI जो हमारा इंस्टीट्यूट है वही क्या करता है, इशूड 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सिंपल सी बात हमें ये पता चल गई कि AS कौन इशू करता है। AS करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट यानी ICAI इशू करता है। कितने AS इशू हुए, 29। एक सेकंड रुकना, ये 29 अभी गलत साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि हाउएवर AS6 ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो पहले हुआ करता था ना, पहले कितने हुआ करते थे, 29। अर्लियर इट वाज 29। उस 29 में मतलब पहले कितने थे टोटल AS, 29। उस 29 में जो आपका AS6 था वो पहले हुआ करता था, लेकिन अब उसको कहाँ डाल दिया है, आपके AS10 यानी कि PPE में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। देखो यही बोला गया है आगे, AS6 ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हैज़ बीन विथड्रॉन और रिवीजन ऑफ AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो समझा क्या था, 29 में से जो पहले कितने AS थे आपके, 29 टोटल। उस 29 में से AS6 जो है वो हट गया है। अब बताओ कितने बचे, 28। अभी 28 भी नहीं, एक और हटेगा, देखो कौन, एंड AS10 ऑन अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज़ बीन विथड्रॉन। देखो एक और AS कौन सा हट गया आपका, AS8 जो कि किससे रिलेटेड था आपका, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि आपके दो AS हट गए, कौन कौन से, AS6 और आपका AS8। एक आपका हट गया डेप्रिसिएशन का और दूसरा हट गया आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो AS6 और AS हट गए, तो बताओ विड्रॉन हो गए। ये कहाँ चला गया आपका, ये PPE में चला गया, उसके साथ कंबाइन हो गया। वहाँ पर उसके सारे के सारे जो भी नॉर्म्स वगैरह थे, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहले अर्लियर इट वाज 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन अब इसमें से दो स्टैंडर्ड जैसे कि आपको मैंने बताए, AS6 और AS8 जो है वो हट चुका है। तो बोलो कितने बचे, वेरी गुड, 29 में से 2 गए, यहाँ पर बचे आपके 27 AS। 10 यानी अब इफेक्टिवली आपके पास कितने बचे, 10। इफेक्टिवली देयर आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट प्रेजेंट। यानी कि अब आज वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, तो कितने बचे बोलो, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो समझा, सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चन ये देख लिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, ICAI। फिर देख लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं, हाउ मैनी दे आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो 29 थे, अर्लियर इट वाज 29, बट नाउ प्रेजेंटली कितने, इफेक्टिवली अब बचे हैं 27। क्यों 27, बिकॉज AS6 और AS8 जो है वो हट चुका है, ठीक है ना। अब एक और बेसिक क्वेश्चन हम, आपको पता है आज AS पढ़ने वाले हैं, आज हमें पता है आप AS पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम AS क्यों पढ़ते हैं, मतलब बेनिफिट्स क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो सारे बेनिफिट्स तो नहीं, लेकिन मैं आपको इम्पॉर्टेंट बेनिफिट बताने वाली हूँ, जो है आपका कौन सा, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो होता क्या है, जैसे कि ये एक अलग है, ठीक है, कंपनी, ये एक कंपनी अलग है, ये कंपनी एक अलग है, ये कंपनी अलग है, सब कंपनीज क्या है, डिफरेंट है। अब ये कंपनी बोलती है कि हम ये रेगुलेशन, ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे अपनी कंपनी में अलग तरीके का, ठीक है। जैसे कि ये लोग इन्वेंट्री को अलग तरीके से वैल्यू करते हैं, ये लोग इन्वेंट्री को अलग तरीके से वैल्यू करते हैं, कोई लोग डेप्रिसिएशन अलग तरीके से लगाते हैं, कोई कुछ करता है, मतलब सब के सब अपनी चलाते हैं,
क्यों चलाते हैं अपनी? क्योंकि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जो हम फॉलो करें, इसलिए सब लोग अपनी अपनी चलाते हैं। अब जब सब लोग अपनी अपनी चलाते हैं तो हम इन सब कंपनीज को आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते, as they are not comparable, they are not comparable. Why they are not comparable? Because सब ने क्या किया है, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं, कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं था, तो ये लोग किसको फॉलो करें, इसलिए सब ने अलग अलग फॉलो करे। लेकिन ये हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। हम लोग कौन? जो यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के हमें डिसीज़न लेना होता है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। अब हम कैसे पता करें ये कंपनी में से अच्छा कौन है? क्यों? क्योंकि ये चारों कंपनीज क्या हैं, कंपेरेबल ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ, सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपको ये वाली पूरी बात समझ में ना आई हो तो अभी आपको समझ में आ जाएगी। देखो सिंपल एग्जांपल दूँ, जैसे कि वेट ले लो, ठीक है। अपन दोनों क्या करते हैं, आपस में अपना वेट नापते हैं, देखते हैं किसका वेट कितना है, किसका वेट कितना है, ठीक है, किसका ज़्यादा वेट है। अब सपोज़ करो मैंने आपको बोला, आपने मुझसे बोला कि आपका 40 kg वेट है, आपका 40 kg वेट है, और मैंने आपसे बोला अरे आपका बस 40 kg वेट है, मेरा तो आपको गुस्सा आएगा ना। आप बोलोगे कि दोनों चीज़ें भाई कंपेरेबल ही नहीं है, 40,000 और 40, ये दोनों चीज़ें कंपेरेबल नहीं है। क्यों कंपेरेबल नहीं है? क्योंकि जो आपने 40,000 बोला है वो ग्राम में बोला है, और जो मैंने 40,000 बोला है वो केजी में बोला है। आप मुझसे यही बोलोगे ना, या तो मैं, आप मुझसे बोल रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना, आप मुझसे बोल रहे हो, या तो मैं आपको अपना वेट ग्राम में बता दूँ, या फिर आप अपना ग्राम का वेट केजी में बता दो। मीन्स एक जना तो ऐसा कर ले जिससे कि ये दोनों चीज़ें कंपेरेबल हो। बिकॉज एक चीज़ डिसाइड होनी चाहिए, एक चीज़, एक रेगुलेशन, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि दोनों लोग एक ही चीज़ में अपना वेट डिफाइन करें। दोनों या तो केजी में करें या फिर दोनों ग्राम में करें। तो ये जस्ट एन एग्जांपल था आप लोगों को समझाने के लिए कि तब तक चीज़ें कंपेरेबल नहीं हो सकती जब तक कोई एक रूल, एक स्टैंडर्ड सेट ना हो। तो अगर एक स्टैंडर्ड सेट ना हो, जिस तरीके से यहाँ पर अगर एक केजी स्टैंडर्ड सेट होता तो हम दोनों के वेट, जैसे कि हम नॉर्मल दिनों में क्या करते हैं, केजी में ही बोलते हैं ना। एक स्टैंडर्ड सेट है कि सब लोग अपना वेट केजी में बताते हैं, इसलिए हम लोग अपना वेट आपस में क्या है, कंपेरेबल है। इसी तरीके से अगर यहाँ भी हो, यहाँ भी सारी कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बनाना हो, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एक रूल सेट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग सब लोग उसी को फॉलो करें, और चारों की चारों कंपनियाँ या इंडिया की कोई भी कंपनी सब के सब क्या हो, कंपेरेबल हो। कैसे कंपेरेबल होंगे? जब सब लोग सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। इसलिए पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने तो चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे तभी तो सब लोग क्या करेंगे, उसे फॉलो करेंगे, और उसके बाद वो सब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि आपका P&L, बैलेंस शीट, ये सब जो कंपनीज़ के होंगे वो आपस में क्या होंगे, कंपेरेबल, और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है। जिस तरीके से यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि किसका वेट ज़्यादा है, किसका वेट कम है, या किसका इक्वल है, इसी तरीके से यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा है, किसका कम है या इक्वल है, किसकी एसेट्स कैसी है, ठीक है। क्योंकि सब लोग एक तरीके का डेप्रिसिएशन, एक तरीके की वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, सब एक तरीके का फॉलो करेंगे, सो हम आराम से क्या कर सकते हैं, उसे कंपेरेबल कर सकते हैं। तो समझ में आई ना आपको बात कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे हैं ये तो पता होना चाहिए ना, जिससे कि सब लोग सेम चीज़ें क्या करें, फॉलो करें, स्टैंडर्ड फॉलो करें, और सब लोगों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो वो कंपेरेबल हो। देखो यहाँ भी ये लिखा है, द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी, अलग अलग कंपनीज़ की, डिफरेंट कंपनीज़ की
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बनाना, ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? आपका एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अब हम आते हैं अपने मेन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। एक सेकेंड, लगता है आपको पूरे नोट्स दिख नहीं रहे। तो उम्मीद है अब आपको सारे के सारे जो नोट्स है वो दिख रहे होंगे। इन 2 पेजेस में मैंने आपका पूरा जो AS4 है वो पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। अगर आपके पास अपने सेल्फ नोट्स हैं हैंड रिटन तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उनसे सेटिस्फाइड हैं कि हाँ आपका हो सकता है पूरा। और अगर कोई दिक्कत है जहाँ तो आपने सेल्फ नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं या कोई और भी दिक्कत है तो आपको टेंशन लेने की, बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात मुझसे कहिए, मैं हूँ ना आपकी दोस्त, तो आप मुझसे कहिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आते हैं फटाफट अपने AS4 पर, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सबसे पहले एज द नेम इम्प्लाइज, यानी कि जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो नाम जो है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, जैसे कि वो इम्प्लाई करता है, क्या बोलता है कि जो भी इवेंट्स आपके बैलेंस शीट के बाद होते हैं, बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं, यानी कि जैसे आपकी बैलेंस शीट डेट है ये 31 मार्च 2020, तो इसके बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं, यहाँ पर जितने भी इसके बाद होते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उन इवेंट्स के बारे में बात कौन करता है? आपका AS4, ठीक है ना, इतना समझ में आया। इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडी। अब गवर्नमेंट बॉडी का मतलब क्या होता है? अगर वो कंपनी है तो आपका BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अगर आपकी वो कोई अदर एंटिटी है तो आपकी कोई भी वहाँ पर जो अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, जिसके पास अथॉरिटी होगी, उसको बोलेंगे आपकी गवर्नमेंट बॉडी। तो गवर्निंग बॉडी कब बोलो? कंपनी के केस में आपका BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बाकी कोई अदर एंटिटी है तो वहाँ पर गवर्निंग बॉडी कौन मानी जाएगी? आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी। अब बात आते हैं इस पूरी लाइन के बारे में। ये तो समझ में आ गया होगा आपको गवर्निंग बॉडी क्या होती है। इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड। तो इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द बैलेंस शीट यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जैसे सपोज करो ये जो 31 मार्च 2020 ये क्या है? आपकी बैलेंस शीट डेट, और 1 सितंबर 2020 क्या है आपकी? जहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाते हैं वो अप्रूव्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आपकी बैलेंस शीट डेट, और यहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो अप्रूव हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में देखो, जब अप्रूव हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इसके बाद क्या होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे हाथ में होता है कब किस के बीच में? जब बैलेंस शीट डेट और अब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अप्रूव हो जाते हैं, यहाँ के बीच में जो भी इवेंट्स अकर होंगे, जो भी घटनाएं होंगी, उन सब के बारे में हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुए हैं वो गवर्निंग बॉडी के अकॉर्डिंग। अब देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो इवेंट्स आपके कब बैलेंस शीट डेट के बाद और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अप्रूव्ड के पहले, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के बीच में बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल डेट के बीच में जितने भी इवेंट्स होते हैं ये आपके 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं बोलो? द इवेंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक इवेंट्स होता है आपका एडजस्टिंग इवेंट्स और दूसरा होता है आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एक होता है आपका एडजस्टिंग इवेंट्स और दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी इवेंट्स होंगे वो आपके 2 टाइप्स के होंगे, एक एडजस्टिंग इवेंट्स और दूसरा आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अब एडजस्टिंग इवेंट्स का क्या करना है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का क्या करना है? तो जैसे कि आपको पता चल रहा है एडजस्टिंग इवेंट एज द नेम इम्प्लाइज, अगेन जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि ये इवेंट्स को एडजस्ट करना है, तो जो भी इवेंट्स को हमें एडजस्ट करना है वो हो जाएंगे आपके एडजस्टिंग इवेंट, और जिन इवेंट्स को हमें नहीं एडजस्ट करना है वो हो जाएंगे आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? एडजस्टमेंट टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी कि
या तो हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में कुछ प्लस करेंगे या फिर कुछ माइनस करेंगे। अगर हमने उसमें कुछ प्लस या माइनस किया तो हम बोलेंगे ये एडजस्ट कर दिया हमने, यानी कि एडजस्टिंग इवेंट्स का हमें क्या करना है, प्लस या माइनस। और अगर हमने कुछ भी नहीं किया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में हमने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करा, ना ही कुछ प्लस किया और ना ही कुछ माइनस किया, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है ना। अब द मेन क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो उस पर आओ। क्योंकि जब भी आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको बोल दिया जाएगा कोई इवेंट जो कि आपके इन दोनों डेट के बीच में हुआ है, यानी कि बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल डेट के बीच में कोई इवेंट हुआ होगा, और आपसे पूछा जाएगा ये जो इवेंट हुआ है ये एडजस्टिंग इवेंट्स है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, आपको ये तो पता है कि एडजस्टिंग इवेंट का क्या करना है, एडजस्ट करना है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना है, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। लेकिन ये पता कर, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या वो इवेंट्स एडजस्टिंग इवेंट्स है या फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है। तो लेट्स डिस्कस फटाफट। क्या डिस्कस करना है हमें कि एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं, क्योंकि यही तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो देखो कौन से होते हैं एडजस्टिंग इवेंट आपके, एक सेकेंड, दिख रहा है ना, वेरी गुड। कौन से होते हैं आपके एडजस्टिंग इवेंट्स। सबसे पहले 3 कंडीशन है आपकी, अगर ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो उसको हम बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो सिंपल सी बात है वो हो जाएगा आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट। यानी कि आपको नॉन एडजस्टिंग इवेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने एडजस्टिंग इवेंट पढ़ लिया तो हमें क्या पढ़ना है, अपना एडजस्टिंग इवेंट। तो ध्यान देना, तीनों कंडीशन में, ये तीनों कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेंगी। आपको एक क्या दे दिया जाएगा, एक आपको इवेंट दे दिया जाएगा इन डेट्स के बीच में, और आपको बताना पड़ेगा ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है। और आप कैसे बताओगे, जब ये तीनों कंडीशन आप चेक करोगे। तो कौन सी है ये 3 कंडीशन, ये देखते हैं। तो पहली कंडीशन है कंडीशन एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट, यानी कि जो भी इवेंट यहाँ पर हुआ है ना उसकी कंडीशन, यानी कि उसका कुछ एहसास हमें जो था वो बैलेंस शीट डेट पर था या बैलेंस शीट डेट से पहले, यानी कि यहाँ पर जो है उसका एहसास हमें था। तो समझ में आ रहा है, उसका एहसास हमें यहाँ था। तो अब देखो इसी चीज़ को मैं आपको और अच्छे से यहाँ पर समझाती हूँ। देखो जैसे कि ये आपकी जो डेट है 31 मार्च 2020, ये क्या है आपकी बैलेंस शीट डेट, और ये आपकी जो है, ये आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होते हैं ना उसकी डेट है, ये आपकी 1 सितंबर 2020। ठीक है, कि यहाँ पर इसके बीच में आपकी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट डेट और आपकी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए होंगे, इन दोनों की डेट के बीच में जितने भी इवेंट्स अकर हुए हैं उनका एहसास जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था ऑन और बिफोर बैलेंस शीट डेट, या तो 31 मार्च 2020 को या फिर इससे पहले किसी भी डेट को। तो किस तरीके से बोल सकते हैं, जो इवेंट्स यहाँ पर अकर कर रहे हैं उनके जो एहसास था, उनकी जो कंडीशंस थी, कुछ बातें हमें पता चल रही थी कि वो एग्जिस्ट करते हैं कब, बैलेंस शीट डेट या उससे पहले। या फिर इसी बात को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि कुछ एहसास हमें थे, कुछ कंडीशन जो थी वो एग्जिस्ट थी, कुछ एहसास जो थे वो हमें बैलेंस शीट डेट से पहले थे। कुछ एहसास, कुछ कंडीशंस थी जो हमें बैलेंस शीट डेट से पहले थी, और कुछ ऐसे इवेंट्स अकर हुए जिन्होंने क्या कर दी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी इन एहसास के बारे में। यानी कि इन एहसास को क्या, यहाँ पर तो हमें सिर्फ एहसास था, पक्का थोड़ी था होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बैलेंस शीट डेट यानी कि यहाँ पर बैलेंस शीट डेट के बाद और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव के पहले, इन दोनों के बीच में कुछ इवेंट्स ऐसे अकर हुए जिन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की रिलेटेड टू आवर
कंडीशन एग्जिस्ट ऑन और बिफोर बैलेंस शीट डेट। तो होप्स सो आपको समझ में आया। तो मोस्टली जो दोनों चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, सेम है एकदम, दोनों एक ही बात है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है वो अलग थोड़ा सा तरीका बदलता है पूछने का, इसलिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को अब मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, जो अपने इंस्टीट्यूट का भी एग्जाम्पल है। क्या है देखो, अ ट्रेड रिसीवेबल डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब ये बताओ ट्रेड रिसीवेबल क्या है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया, एंड स्टेट अनएबल टू पे फुल अमाउंट अगेंस्ट, मतलब वो हमारा पेमेंट नहीं कर सकता। कैसा हो गया, वो दिवालिया हो गया उसका, और वो हमारा पेमेंट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AS4 का कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, बैलेंस शीट डेट और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो अप्रूवल डेट है वो दोनों डेट बना देंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो आपका डेटर है वो यहाँ पर इंसॉल्वेंट हुआ है, जो डेटर है वो आपका यहाँ पर इंसॉल्वेंट हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, वूम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट वॉज क्रिएटेड, यानी कि हमने उसके लिए जो प्रोविज़न है वो पहले से बना रखा था। यानी कि ये बताओ, हमने उसके ऊपर प्रोविज़न बना के रखा था, उस डेटर के ऊपर प्रोविज़न बना के रखा था। यानी कि हमें थोड़ा सा एहसास होगा ना कि जो हमारा डेटर है वो हमारे पैसे नहीं लौटा सकता, इसलिए हमें उस पर डाउट था और हमने डाउटफुल डेट्स का क्या बना दिया, प्रोविज़न। तो बताओ दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं क्या, बिल्कुल कर रही हैं। दोनों कंडीशन कौन सी अपनी, एक तो ये कि जो इवेंट्स अकर हुए हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, की जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, और उसका जो एहसास है वो ऑन और बिफोर बैलेंस शीट डेट हमें पहले से था, इसलिए तो हमने उसका प्रोविज़न बना के रखा था। तो यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो बताओ ये कौन सा इवेंट, ये आपका हो गया एडजस्टिंग इवेंट्स। क्यों है एडजस्टिंग इवेंट्स, फिर से बताओ, क्योंकि जो यहाँ पर इवेंट्स अकर हुए हैं उनका जो एहसास है वो हमें पहले से था। और लास्ट आपकी जो थर्ड कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, कि जो यहाँ चीज़ें इवेंट्स हो रहे हैं वो मटेरियल होना चाहिए। सीधी सी बात है यार, अगर इमटेरियल होंगे तो क्या ज़रूरत है आपको फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करने की, यानी कि प्लस और माइनस की। द एडिशनल इंफॉर्मेशन मटेरियलिटी अफेक्ट्स द अमाउंट ऑन द बैलेंस शीट डेट, यानी कि जो ये एडिशनल इवेंट्स हैं ये मटेरियलिटी अफेक्ट कर रहे हैं। मटेरियल का आपको पता है मतलब, मटेरियल का आपको ऑडिट पे पता होगा। मटेरियल का मतलब होता है कि जिससे जो यूज़र्स हों, ठीक है, ऐसे फिगर जिससे यूज़र्स का इकोनॉमिक डिसीजन जो हो सके वो चेंज हो जाता है। अगर वो चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल। लेकिन अगर बताओ यहाँ पर कोई ऐसे इवेंट हुए जो इमटेरियल है, यानी कि यूज़र्स के लिए इमटेरियल है, उनके डिसीज़न उससे चेंज नहीं होंगे, तो हमें क्या ज़रूरत है उसकी चेंज करने की, इसलिए उसको एडजस्ट करने की। इसलिए हम एडजस्टिंग तभी करेंगे जब वो मटेरियल हो। तो फिर से बता दो मुझे 3 कंडीशन कौन कौन सी है, देख देख के बोलो फटाफट। एक तो वो इवेंट्स जो है वो बैलेंस शीट के बाद अकर कर रहे हैं, ठीक है, अकरिंग आफ्टर दी बैलेंस शीट बट बिफोर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब अप्रूव हुई होंगी, इन दोनों के बीच में। और उनका जो एहसास है, यानी कि उनकी जो कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी हमारी ऑन और बिफोर दी बैलेंस शीट डेट। तो इवेंट्स अकर हुए सबसे पहली बात, और उसकी कंडीशन एग्जिस्ट थी। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपकी एग्जिट थी। इसी से आपको पता चलेगा कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है। अगर यहाँ पर इवेंट्स हुए हैं और उसकी कंडीशन एग्जिस्ट थी नहीं पहले से, हमें उसका एहसास था ही नहीं पहले से, तो उसको हम एडजस्टिंग इवेंट नहीं मानेंगे, तब वो आ जाएंगे आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कौन सी, जो इवेंट्स अकर हुए हैं उनकी बैलेंस शीट डेट से पहले क्या थी, एहसास था। और तीसरी आपकी बहुत ही सिंपल कंडीशन कि ये जो इवेंट्स अकर हुए हैं ये मटेरियलिटी अफेक्ट कर रहे हैं किसको, बैलेंस शीट डेट के फिगर्स को। उम्मीद है आपको एडजस्टिंग इवेंट समझ में आ गया। जब आपको एडजस्टिंग इवेंट समझ में आ गया है तो सिंपल सी बात है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो एडजस्टिंग इवेंट है इसका डिस्क्लोज़र कहाँ करना पड़ता है, इसका डिस्क्लोज़र हमें करना पड़ता है इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ठीक है। यानी कि जो अपनी बैलेंस शीट होती है, सिंपल सी बात है, उसमें हमें प्लस माइनस करना होगा, तो उसका डिस्क्लोजर जो है वो हो जाएगा। तो 2 ही चीज़ें ध्यान रखना सबसे ज़्यादा, जो आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे इंस्टीट्यूट के, तब आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि जो इवेंट्स अकर हुए हैं बैलेंस शीट के डेट के बाद, उसका जो एहसास है वो बैलेंस शीट डेट से पहले था। अगर वो नहीं था तो वो नॉन एडजस्टिंग हो जाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं, जिनको हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इवेंट्स डू नॉट रिलेट टू कंडीशन एग्जिस्टिंग द बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स डू नॉट रिलेट टू कंडीशन, यानी कि ऐसे इवेंट्स बोल रहे हैं, ऐसे इवेंट्स हुए हैं यहाँ पर जिनका यहाँ पर जो हमारे एहसास थे इनसे कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर जो इवेंट्स हमारे यहाँ पर जो भी इवेंट्स अकर हुए हैं, उनका जो भी यहाँ पर हमारे एहसास थे कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होने वाली है, यहाँ पर था ना बैलेंस शीट डेट पर या बैलेंस शीट डेट से पहले हमें कुछ एहसास था कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होने वाली है, पर वो यहाँ पर हुई नहीं। तो सीधी वही बात है, यहाँ पर जो इवेंट्स हुए हैं उसका एहसास यहाँ पर नहीं था, तो हमारे ये कौन से होगा, ये होगा हमारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बस आपको यही देखना है, सारे क्वेश्चंस में देख लेना कि यहाँ पर जो इवेंट्स हुए हैं उसका एहसास था कि नहीं था। अगर था तो एडजस्टिंग इवेंट, और अगर नहीं था तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब आते हैं इसका डिस्क्लोजर कैसे करना है। इसका हमें डिस्क्लोजर करना होता है इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। वहाँ पर किस पर करना पड़ता था, बोलो, वहाँ पर करना पड़ता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन यहाँ पर करना पड़ता है अपने अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में, अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने वहाँ पर लिखा है आपका बोर्ड की रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। कब करेंगे आप इसका डिस्क्लोजर, सिर्फ और सिर्फ आप तभी डिस्क्लोजर करेंगे इफ़ सिग्निफिकेंट, मतलब अगर वो मटेरियल हो तभी, मतलब बड़ा सा अमाउंट हो जो कि इन्वेस्टर्स वगैरह का, क्रेडिटर्स यानी कि जो भी आपके यूज़र्स हैं उनका डिसीज़न चेंज कर सके। अगर वो मटेरियल है, जो भी आपके फिगर्स है वो मटेरियल है, तब आपको वो क्या करें, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में दिखाएं, यानी कि बोर्ड्स की रिपोर्ट में दिखाएं। तो देखो यहाँ पर जो इवेंट्स आपके अकर हुए हैं उनका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी अंदाज़, जो भी हमारा अंदाज़ा था, जो भी हमारा एहसास था, उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी इन जो इवेंट्स हैं उनको आप बोर्ड की रिपोर्ट में डिस्क्लोज़र दें। क्यों दें, अगर ये आपको मटेरियलिटी अफेक्ट कर रहे हैं तो किसको, अगर ये मटेरियलिटी अफेक्ट कर रहे हैं आपके बैलेंस शीट के फिगर्स को। ठीक है, इसके बाद सिंपल सी बातें हैं आपकी सारी। तो उम्मीद है आपको जो AS4 समझ में आ रहा हो। मेनली AS4 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ भाई हाँ, इतने छोटे से समय में हमारा AS4 कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं। अच्छा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की कुछ, ये तो आपको डिस्क्लोजर बताना है कि क्या क्या देना है हमें, डिस्क्लोजर सिंपल है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख दिए मैंने आपके, और कुछ एक्सेप्शन है आपकी। एक्सेप्शन क्या है, एंटरप्राइज सीजेस टू बी अ गोइंग कंसर्न, सीजेस टू बी अ गोइंग कंसर्न, मतलब ऐसे इवेंट हुए हैं जिससे हमारा गोइंग कंसर्न अफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो हम क्या मानते हैं, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, हमारा बिज़नेस चलता रहेगा। बट ऐसे इवेंट्स हो गए यहाँ पर ऐसे इवेंट्स हो गए कि जो हमारा बिज़नेस जो चलता रहेगा, हमने जो सोचा था वो चलेगा या नहीं चलेगा हमें यही नहीं पता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सपोज़ करो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया। अब हमें उसको पता तो नहीं था, हम थोड़े यहाँ पर लेके बैठे थे अर्थक्वेक आएगा आएगा आएगा, ऐसा थोड़ी सोच रहे थे। ऐसे एहसास कोई लाता है क्या भला, नहीं। हमने सोचा भाई ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ, हमारी तो चलती रहेगी, ऐसा हमने सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया और मेजर जो है हमारा जो प्लांट वगैरह का है वो डिस्ट्रक्शन हो गया पूरा का पूरा। अब बताओ, अब दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई, क्या हो गया, एंटरप्राइज कैसे आ गया, सीजेस टू बी गोइंग कंसर्न, यानी कि जो उसके गोइंग कंसर्न आप जो अजम्पशन लेते हैं वो क्या हो रही है, बोलो, वो आपकी अफेक्ट हो रही है। दूसरा,
अगर स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट यानी कि आपका लॉ खुद बोलता है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा। तो ये दोनों क्या है, एक्सेप्शंस हैं आपकी नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो अगर ये दो चीज़ें होंगी आपकी तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट नहीं माना जाएगा। इसलिए क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट की बोलो एक्सेप्शन है। वेरी गुड। तो अच्छे से समझ में आया हो। एक बार लास्ट बार मैं रिव्यू दे देती हूँ पूरा कि आज हमने AS4 में क्या पढ़ा। भी ऐसे पूरा नहीं दिखेगा। AS4 का आपका नाम था कॉन्टिजेंसी इन इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला था इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर, बोलो जब आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अप्रूव नहीं होंगे, नहीं हुए होंगे। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों डेट्स के बीच में जो भी इवेंट्स अकर हुए वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका एडजस्टिंग इवेंट्स और दूसरा आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स वो होते हैं जिनका हमारा जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कि कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करना पड़ता है। और अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं तो हम उसका कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी हम प्लस या माइनस नहीं करेंगे। अब कब वो इवेंट एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा और कब वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। सिंपल सी बात, अगर वो एडजस्टिंग इवेंट मान गए, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो एडजस्टिंग इवेंट होगा, और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन क्या थी कि जो भी इवेंट्स यहाँ पर अकर हुए हैं उनका एहसास हमें पहले से था। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट जो भी हुए हैं उनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ऑन और बिफोर बैलेंस शीट डेट, या तो 31 मार्च को या इससे पहले। तो जो भी इवेंट्स यहाँ पर अकर हुए हैं उसका एहसास हमें पहले से था। तो यही मेन जो है कंडीशन आपको चेक करनी है जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे। और तीसरी चीज़ आपकी सिंपल, कि जो भी वाले इवेंट्स हैं वो मटेरियलिटी अफेक्ट करते हैं किसके, बैलेंस शीट के फिगर्स को। इसका हमने एक एग्जांपल भी देख लिया कि एक डेटर जो है, एक ट्रेड रिसीवेबल, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसके लिए हमने डाउटफुल डेट का जो प्रोविज़न है वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था। इसका मतलब उस डेटर पे हमें डाउट था, उस डेटर इंसॉल्वेंट होने वाला है, ये हमें पहले से क्या था, एहसास था, तभी तो हमने उसका डाउटफुल डेट का प्रोविज़न क्रिएट किया था। मीन्स ये कौन सा इवेंट हो गया आपका इवेंट हो गया, बोलो एडजस्टिंग इवेंट। और अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो इसका कहाँ डिस्क्लोजर दिखाना है आपको, डिस्क्लोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कोई इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनका कोई एहसास ही नहीं था कि ये होंगे बैलेंस शीट डेट पर, तो हम इसको बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। इसका जो हमें डिस्क्लोजर है वो दिखाना होगा कहाँ पर, बोर्ड की रिपोर्ट में। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि एंटरप्राइज सीजेस टू बी अ गोइंग कंसर्न, और सेकंड आपका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। या तो आपकी जो एंटरप्राइज है उसका गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो या फिर लॉ बोले स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो, तब ये दोनों चीज़ें जब होंगी तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट नहीं माना जाएगा। अब कर लेते हैं दो क्वेश्चन फटाफट से। अब जो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसे ध्यान से देखो। ये है आपका AS4 का क्वेश्चन जो कि आपका RTP मई 2020 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर है आपका 14A। तो अगर आपके पास RTP है आपके हैंड में तो उसे आप निकाल सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है 14A। विद रेफरेंस टू AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट स्टेट वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब आपको कुछ इवेंट्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या वो एडजस्टिंग इवेंट्स है या फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो देखते हैं। अच्छा, दो इवेंट्स आपको दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। फर्स्ट देखते हैं, अ मेजर फायर हैज़ डैमेज द एसेट्स इन दी फैक्ट्री। अ मेजर फायर हैज़ डैमेज, इसको साथ के साथ हम क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, अ मेजर फायर हैज़ डैमेज द एसेट्स इन अ फैक्ट्री ऑन 5 अप्रैल। ठीक है, तो 5 अप्रैल को क्या हुआ, आग लग गई। ओहो हो, आग लग गई। अब मेजर फायर हैज़ डैमेज द एसिड्स इन अ फैक्ट्री, और जो एसिड्स थी फैक्ट्री के में, जो भी एसिड्स थी वो क्या हो गई, बहुत ही बुरी तरीके से जो है डैमेज हो गई। 5 days आफ्टर द ईयर एंड, ये कब हुआ है, 5 days आफ्टर ईयर एंड। साफ पता चल रहा है कि 31 मार्च के बाद ही हुआ होगा।
ईयर एंड के 5 दिन के बाद ही क्या हो गई, ये घटना घटित हो गई कि आग लग गई और बहुत सारे जो एसिड्स थे, मेजर जो एसिड्स थे, वो डैमेज हो गए आपके। हाउएवर द एसिड्स आर फुली इंश्योर्ड। हो डरा दिया इन लोगों ने, तो इन लोगों ने कहा इतनी ज़्यादा आग लग गई और बड़े बड़े एसिड्स जल गए, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि जो एसिड्स थे वो फुल्ली इंश्योर्ड थे, वो फुल्ली इंश्योर्ड थे। एंड दी बुक्स हैव नॉट बीन अप्रूव बाई दी डायरेक्टर, और अभी तक जो है वो बुक्स अप्रूव नहीं हुई हैं डायरेक्टर से, यानी कि अप्रूविंग डेट जो होगी वो यहाँ पर होगी, और ये सारे काम कहाँ हुए हैं, यहाँ पर। अब देखो इसको हमें कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आग लगी वो यहाँ पर, यानी कि इवेंट्स अकरिंग आफ्टर दी बैलेंस शीट डेट। ये बताओ क्या हमें इसका एहसास पहले से था? क्या मैंने यहाँ पे सोचा था अब 31 मार्च होगी, अब 31 मार्च होगी, ईयर एंड होगा और आग लगेगी? अरे मिस, ऐसा कोई सोचता है क्या पहले से कि यहाँ पर आग लगेगी? नहीं। तो यानी कि मुझे इस आग जो यहाँ पर लगी इसका कोई यहाँ पर एहसास नहीं था, यहाँ पर कोई भी एहसास नहीं था। मतलब ये कंडीशन फेल हो गई कि नहीं हो गई? बताओ, कंडीशन हो गई फेल, यानी कि ये आपका एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। तो बताओ जब ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है तो कौन सा इवेंट है ये आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट। फिर उन्होंने बोला था अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट मटेरियल हो, बोला था ना सिग्निफिकेंट हो, तो आपको बीओडी की रिपोर्ट में क्या होगा, उसको डिस्क्लोजर देना है। लेकिन यहाँ पर जो था तो वो मटेरियल, आग तो बहुत बुरी तरीके से लगी थी, लेकिन वो फुली इंश्योर्ड थे, तो हमें तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मटेरियलिटी वाली बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे जो इंश्योर्ड थे फुली। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बोलो? कि एक तो पहली बात, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, ये कौन से इवेंट है आपके? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और हमें इसको डिस्क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फुली इंश्योर्ड है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई हो। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपना 14A का सेकेंड पार्ट। 14A का सेकेंड पार्ट है आपका, देखो ध्यान से। तो अब स्क्रीन पर देखो आप, 14A का आपका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? अ सूट अगेंस्ट द कंपनीज एडवर्टाइजमेंट वाज फाइल्ड बाय अ पार्टी। एक पार्टी ने क्या किया, हमारी कंपनीज के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए उसने एक सूट फाइल किया ऑन 10 अप्रैल। 10 अप्रैल, देखो कब फाइल किया उसने? 10 अप्रैल, यानी कि बैलेंस शीट के डेट के बाद। बैलेंस शीट डेट थी आपकी 31 मार्च की, और उसने सूट का फाइल किया 10 अप्रैल को, 10 डेज आफ्टर दी बैलेंस शीट डेट, एंड क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 20 लाख रुपीज़। ओ हो 20 लैक्स का क्या हो गया, उसने डैमेजेस क्लेम कर लिया। अब जिस तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं बताई। देखो ये तो बताया कि इवेंट्स अकरिंग आफ्टर दी बैलेंस शीट डेट हुए, लेकिन ये नहीं बताया कि इस इवेंट का कोई एहसास था कि नहीं था, कोई इवेंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे थे, कोई ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी बिफोर द बैलेंस शीट डेट। तो ऐसा कुछ एहसास तो हमें बताया ही नहीं गया जिससे हम ये जानें कि ऐसा कोई एहसास था। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर कोई एहसास नहीं था। और अगर ऐसा नहीं था तो बताओ ये कौन से हो गए आपके एडजस्ट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, हैंस दीज इवेंट्स कॉल्ड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एज यू नो कि आपका 20 लैक्स एक बड़ा अमाउंट है, तो 20 लैक्स का हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिस्क्लोज़र दे देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, मटेरियल है, तो हमें इसका डिस्क्लोज़र करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपका 14 ये हमने मई 2020 की एडवांस अकाउंट्स की आरटीपी कर ली है रिलेटेड टू AS4। तो आपको समझ में आया किस तरीके से इवेंट दे रखा होता है और हमें कैसे पहचानना होता है। हमें मेन यही देखना होगा कि उस इवेंट जो यहाँ पर अकर हुए हैं उसका कोई एहसास था कि नहीं था। अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। यहाँ पर भी नहीं था तो ये भी हो गए आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट। यहाँ पर मटेरियल था तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मटेरियल था लेकिन वो फुली इंश्योर्ड था, दैट्स वाई इट इज़ इमटेरियल, तो हमें उसे डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है।
अब हमने AS4 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया और RTP मई 2020 का जो क्वेश्चन था AS4 से रिलेटेड हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। अब जैसे कि आपको पता है जो AS4 था आपका वो पहले ग्रुप 1 में था, अभी ये मई 2020 अटेम्प्ट से ये आपका ग्रुप 2 यानी कि एडवांस अकाउंट्स में आ गया है। इससे पहले AS4 कहाँ था आपका ग्रुप 1 के अकाउंट्स में। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि कम से कम लेटेस्ट RTP तो कवर करनी चाहिए, इसलिए मई 2020 की जो ग्रुप 2 की RTP से वो मैंने उठाया था क्वेश्चन आपका AS4 से। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपका उठा रही हूँ वो CA इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स यानी कि RTP नवंबर 19 की RTP से उठा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि था तो AS4 से रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास प्रैक्टिस के लिए है नहीं है कि कैसा इंस्टीट्यूट देगा, इसलिए मैंने लेटेस्ट RTP को इसमें कवर किया है। कौन कौन सी आपकी RTP मई 2020 और आपकी नवंबर 19। जो नवंबर 19 है वो किससे लिए मैंने आपकी अकाउंट से, ये किससे थी आपकी एडवांस अकाउंट से, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है, आपको बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये अकाउंट्स का है, ये एडवांस अकाउंट का, पहले ये अकाउंट्स में था, इसी वजह से ये मैंने जो RTP उठाई है वो किसकी उठाई है अकाउंट्स की। अच्छा, फटाफट क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, तो फटाफट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, AS4 का क्वेश्चन है आपका 16B। क्या बोलता है 16B, बोल रहे हैं एन अर्थक्वेक डेस्ट्रॉयड अ मेजर वेयर हाउस ऑफ PQR लिमिटेड। ओ गॉड, PQR लिमिटेड के लिए क्या कर दिया, एक अर्थक्वेक आ गई। कब आई है, ऑन 30 अप्रैल, लिख लेते हैं हम डेट, ऑन 30 अप्रैल 2019 को क्या आ गई, अरे दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, लो अब दिख गया। 30 अप्रैल 2019 को क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गई। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 को क्या है, अकाउंटिंग ईयर उनका एंड होता था, यानी कि ये हो गई आपकी बैलेंस शीट डेट। आगे बोल रहे हैं द अकाउंट्स वर अप्रूव्ड ऑन 30 जून 2019। तो ये आपकी बैलेंस शीट डेट हो गई और उनकी जो अप्रूव डेट है वो कब है, 30 जून 2019। तो ये इवेंट बताओ कब अकर हुआ है, ये इवेंट जो अर्थक्वेक वाला इवेंट है, ये जो अर्थक्वेक वाला इवेंट है ये कब अकर हुआ है, 31 मार्च के बाद और 30 जून से पहले, यानी कि बैलेंस शीट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक इज एस्टिमेटेड एट 25 लैक्स। तो मटेरियल है ये, तो आपको पता चल रहा है बड़ा अमाउंट है, 25 लैक्स। स्टेट विद रीजन वेदर द लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इज एन एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन। मैंने बोला था ना, मेनली आपको सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे, एक इवेंट्स आपको बता दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट, एंड हाउ द फैक्ट ऑफ लॉस इज टू बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी। अब सिंपल सी बात देखना, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अर्थक्वेक का ऑलरेडी एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था क्या हम यहाँ पर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो क्या मैं ये सोचूंगी अर्थक्वेक आएगा आएगा अर्थक्वेक आएगा, ऐसा तो कभी नहीं सोचूंगी कि अर्थक्वेक आएगा। अब अर्थक्वेक आ गया भाई, तो अब मुझे सोचना है, यहाँ पर तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, यानी कि मुझे यहाँ पर कोई एहसास नहीं था। तो ये बताओ जो ये यहाँ पर इवेंट्स अकर हुए हैं, क्या इसकी कोई भी कंडीशन यहाँ एक्सिस्ट थी, क्या कोई भी एहसास थे, नहीं, कोई भी नहीं थे। अगर होते तो होता एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं थी, तो ये क्या होगी हमारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बस सिंपल सी चीज़ आपको यही देखनी है, क्या वो एहसास यहाँ पर थे या नहीं थे, क्या वो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी। अगर कर रही थी तो एडजस्टिंग इवेंट और नहीं कर रही थी तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो ये कौन से हो गए बोलो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब बात करती है इसको डिस्क्लोज़ कैसे करना है। तो आपको जैसे मैंने बोला 25 लैक्स कोई कम छोटा अमाउंट नहीं होता, ये 25 लैक्स एक बड़ा अमाउंट है। तो ये कैसा है आपका मटेरियल, यानी कि सिग्निफिकेंट है। तो अगर ये मटेरियल है तो हमें इसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। बोलो कहाँ पर करते हैं डिस्क्लोज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो क्या करते हैं डिस्क्लोज़, आपके एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स अगर मटेरियल होते हैं, इफ़ सिग्निफिकेंट होते हैं, तो हमें डिस्क्लोज़ करने पड़ते हैं BOD की, यानी कि अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में।
तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया हो। फर्स्ट टाइम हमने एएस पढ़ा था, तो बताओ आपको कैसा लगा एएस। ठीक है, तो मैं एक एएस की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यूस करूँगी। अगर आपको मज़ा आया इस एएस में तो अपने कमेंट्स और जो भी आपके पिछली वीडियोस पे कमेंट थे, थैंक्स फॉर द वंडरफुल कमेंट्स। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।